हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। स्टैटिस्टिक्स क्लास 11th का आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है और हर हमेशा की तरह आपको सबसे पहले इस वीडियो में चीज़ों को पहले समझना है, उसके बाद लिखने का काम हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट चैप्टर। इसमें पहला पॉइंट है हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? जो अपनी जेब ढीली करता है, मतलब कि पैसा निकालता है, कोई सामान खरीदता है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। और गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होने चाहिए जो उसके नीड को सेटिस्फाई करते हो। ये वर्ड जो है ना, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट्स, ये लिखना जरूरी है अगर कंज्यूमर अगर एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान आपने खरीदा, उसका आपने यूज किया, तो यूजिंग ऑफ यूटिलिटी ये लिखना जरूरी है। ठीक है, कि कोई भी सामान हमने खरीदा है, उसका हमने यूज किया है और उस यूज करने से हम सेटिस्फाई हुए हैं, ये जरूरी है। कोई भी सामान खरीद करके अगर हम उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारा कंजम्पशन हुआ। और जो आदमी सामान खरीदता है और उससे वो सेटिस्फाई होता है, दैट इज मतलब कि उसे हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। ये दोनों के दोनों एग्जाम में पूछे जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन एक बात समझिए, अगर कोई ऐसा स्कूल है जो अपने पूरे स्कूल में मतलब कि यही चैप्टर दे रहा है एग्जाम के सिलेबस में, तो भैया वो तो कुछ भी पूछेगा। लेकिन अगर इस चैप्टर से ज्यादा 2 3 4 चैप्टर तक आ रहे हैं हाफ ईयरली में या पूरा पूरा अगर फाइनल एग्जाम है, उसमें ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पूछा जाने वाला। ठीक है, बट एबीसीडी है ये इकोनॉमिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का, इसलिए जाना ही जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंज्यूमर एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट टॉपिक है वो है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है? जो कि हमारे लिए कोई भी सामान प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा इंडिविजुअल जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। जैसे कि फार्मर हमारे लिए व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस करते हैं। कोई अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो आयरन से यूटेंसिल्स बनाते हैं। तो या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो वेबसाइट बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का यूज करना और उसे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना, दैट इज द प्रोडक्शन। ठीक है, सेविंग क्या होता है? कोई आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे का वो पार्ट जो नॉट कंज्यूम्ड है, ठीक है, मतलब कि इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड, उसे बोलते हैं हम सेविंग। जैसे कि किसी आदमी के पास 1 करोड़ रुपए है, उसने 60 लाख रुपए अपने कार खरीदने में लगा दिए, और उसके पास पैसे कितना बचा? 40 लाख, 40 लाख, दैट इज सेविंग। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा इस चैप्टर से, तो ये वन लाइनर में अगर कुछ पूछा जाता है तो इन्वेस्टमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये स्पेशल टाइप का एक्सपेंडिचर होता है विच क्रिएट कैपिटल, मतलब कि इट इज एन स्पेशल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच क्रिएट कैपिटल। कहने का मतलब, देखो, 2 टाइप से एक्सपेंडिचर होता है। पहला जो फर्स्ट टाइप होता है ना, उसमें क्या होता है कि आप कोई सामान खरीदते हैं, पैसा एक्सपेंड करते हैं, बट उससे ना पैसा रिटर्न नहीं आता। ठीक है, जैसे कि आपने कोई चेयर खरीदा, टेबल खरीदा, कुछ भी खरीदा, वो पैसा वापस नहीं आएगा। बट सेकेंड टाइप का जो एक्सपेंडिचर है, उसमें क्या होता है कि आपने कोई सामान खरीदा, जैसे कि लैंड या फिर कोई ऑफिस या कोई फ्लैट, वो पैसा वापस आपको मिलता है। या फिर कोई मशीन खरीदा, उससे आपने कुछ सामान बनाकर बेचा है, ये भी एक एक्सपेंडिचर है कि आपने कोई मशीन खरीदा तो पैसा तो आपने लगाया, फिर उस मशीन से काम करके आप वापस पैसे जो है अर्न कर लेते हैं। लेकिन चेयर खरीदने से क्या हम अर्न कर लेंगे? हम अगर पिज्जा बर्गर खा लेते हैं, क्या उससे पैसा अर्न हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो वो भी एक्सपेंडिचर है। लेकिन ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इसमें पैसा जब हम मतलब कि खर्च करते हैं ना, उससे हम एसेट क्रिएट करते हैं, कोई कोई मतलब वापस से मनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई भी ऐसा काम जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे कि अगर कोई आदमी पढ़ा रहा है, टीचर, ठीक है, या फिर कोई बैंकर है, उस समय मतलब वो लोग कोई ना कोई सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई आदमी जो बैग की सिलाई करते हैं, ठीक है, या कपड़े की सिलाई करते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जिसमें ना पैसा मान लीजिए इन्वॉल्व है, जैसे बट गलत तरीके से इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि भीख मांगना, ठीक है, बेगिंग, उसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। या फिर कोई आदमी है जो गन दिखा कर बच्चे को किडनैप कर लेता है, ठीक है, या स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा, आपने तो ये बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, तो मतलब कि किडनैपिंग में भी तो मनी इन्वॉल्व है। वो कॉल करते हैं, 2 करोड़ रुपया मांगते हैं, या भीख मांगने वाला वो जो भी उसके पास होता है वो दिखाता है, बोलता है कि इसमें पैसा डाल दो। तो ये जो चीज है, इसमें तो मनी इन्वॉल्व है, तो हम क्या करें? देखो, मनी इन्वॉल्व है, वो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी हमने कंज्यूमर एंड कंजम्पशन में क्या देखा था? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स होना चाहिए ना, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के बच्चे को कोई उठा के ले जाएगा, तो जो जिसके बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं किडनैपर्स, वो कंज्यूमर है, तो क्या वो उसका सेटिस्फैक्शन है क्या? हाँ हाँ जी, मेरे बच्चे को आप प्लीज लेकर के जाओ, हम 2 करोड़ रुपए आपको आपके चरणों में आकर के रख देंगे। ऐसा तो नहीं होता। जो भिखारी होते हैं वो पैसा मांगते हैं, ठीक है, तो क्या मतलब कि हमारी इच्छा होती है क्या कि हम भिखारी बन जाए? क्योंकि इसमें भी मनी इन्वॉल्व है, सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स है, इज्जत मिल रही है, ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए दिस इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और स्मगलर, उसकी तो पुलिस कुटाई कर देती है। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व है बट लीगल नहीं है, दैट इज नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है,
अब है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट उन रिसोर्सेज में का ना हमें ये नहीं पता कि उसका कैसे यूज करें कि हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हो, मिनिमम यूज बट बेस्ट उसका हमारा रिटर्न हमें बहुत ही अच्छा मिले, ठीक है, बहुत ही बेस्ट उसका यूटिलाइजेशन हो सके। तो उसे वो जो मेथड है वही हमारी प्रॉब्लम है एक्चुअली, ठीक है। यही पता करना है, यही प्रॉब्लम है कि हम कोई भी रिसोर्स जो लिमिटेड है उसका हम बेस्ट यूज कैसे करेंगे, दैट इज अवर प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो बहुत इजी है ये, ठीक है। अब देखो तीन चीजें हैं, ठीक है। एक है कंजम्पशन, एक है प्रोडक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये इसका एक साइकिल होता है, ठीक है। एक है मान लो यहाँ पे कंजम्पशन, ये है प्रोडक्शन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। अब होता क्या, देखो कंजम्पशन का मतलब होता है कि कोई भी सामान है उसको ना कंज्यूम करना, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल हम खरीदते हैं, उसे यूज करते हैं, दैट इज द कंजम्पशन। बट ये जो मोबाइल है ये कोई ना कोई तो बना रहा होगा, वो प्रोड्यूसर बनाता है, तो मोबाइल का हुआ प्रोडक्शन, ठीक है। अब प्रोडक्शन करने के लिए वहां पे लेबर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। तो वो आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। अब देखिए कंजप्शन अगर आपको मोबाइल का करना है तो आप क्या करेंगे, अपना पैसा प्रोड्यूसर को देंगे। प्रोड्यूसर को अगर मोबाइल प्रोड्यूस करना है तो अपना पैसा किसको देगा, लेबर को देगा, अपने एम्प्लॉयज को देगा, क्योंकि यही लोग मिलकर के मोबाइल को प्रोड्यूस करने वाले हैं। जब इनके पास पैसा आएगा तो यही पैसा ये लोग बाकी और किसी चीज में खर्चा करेंगे, तो ये पैसा वापस से कंजम्पशन बन जाएगा, है ना। तो जो लेबर है वही तो एक्चुअली कंज्यूमर है ना, क्योंकि उसी के पास पैसा आ रहा है, सैलरी उसे मिल रही है, वही पैसा फिर मतलब कि वो कंज्यूम करेगा, कुछ ना कुछ सामान खरीदेगा, वापस से वो पैसा प्रोडक्शन के पास जाएगा, प्रोडक्शन से फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से कंजम्पशन, फिर प्रोडक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही इसी से इकोनॉमिक्स चल रही होती है। तो दीज आर थ्री इकोनॉमिक, मतलब दीज आर थ्री कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। दो दो पॉइंट है इसमें, ठीक है। एक है प्लूरल सेंस, एक है सिंगुलर सेंस। बहुत 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 इजी है, ठीक है। देखो प्लूरल सेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों। तो अगर मान लीजिए एक आदमी है, उसको बोला गया आप एक सोसाइटी में जाइए और वहां से पता करके आइए कि कितने लोग लिटरेट हैं या कितने लोग एम्प्लॉयड है। अब इस डेटा को कलेक्ट करने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ेगा कि आपके घर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग लिटरेट हैं। आप एक डेटा बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, तो जहां पे भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं वो होता है प्लूरल सेंस। और अगर मान लीजिए आपको ये बोला गया डेटा लेकर के आइए कितने लोग किसी सोसाइटी में लिटरेट हैं, आपने कोई मेथड यूज किया। मेथड कौन सा यूज कर सकते हैं, या तो आप जाकर के पूछेंगे सभी लोगों से, या फिर आप टेलीफोनिक कॉल कर सकते हैं, या फिर आप मेल डाल सकते हैं सभी लोगों को, या क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो जहां पे मेथड यूज हो रहा हो खाली, ठीक है, मेथड की बात हो, उस वहां पे होता है सिंगुलर सेंस, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं हुए ना, आपको कहा गया आपने काम कर दिया, तो दैट इज द सिंगुलर सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हालांकि ये है सबसे सिंपल मीनिंग। इन केस अगर आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं फीचर्स। स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली होता क्या है, पहचानते कैसे हम स्टैटिस्टिक्स होता है। देखिए सबसे पहली चीज होती है इसमें कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, मतलब कोई भी आप न्यूज़पेपर में कटिंग देखेंगे जिसमें कि कोई ग्राफ बना हुआ है या कोई बातें डेटा के फॉर्म में दी गई हैं, उसके साथ और भी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि मान लीजिए बताया गया कि कोई मतलब कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो गया, तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे रीजन बताए गए होंगे कि इन्फ्लेशन टैक्सेशन इंक्रीज करने के कारण हुआ या डिक्रीज करने के कारण हुआ, या फिर वॉर की सिचुएशन के कारण इन्फ्लेशन है, या फिर प्रोडक्शन नहीं हुआ, रेन ज्यादा हो गई, रेन कम हो गई, फ्लड आ गया था, ड्रॉट्स हो गए थे। ये सारे फैक्ट्स हमारे स्टेटिस्टिक्स में हमें मिल जाते हैं, ठीक है, कोई भी हम डेटा देखने से। फिर आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अब मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई सोसाइटी है उसमें 10 लाख लोग रहते हैं, ठीक है, उसके 80% लोग जो है ना, मतलब 8 लाख जो लोग हैं ना, वो लोग क्या है, मान लीजिए लिटरेट हैं, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हमसे अगर पूछा गया कि कितने लोग इलिटरेट हैं, हमने बोला 80%। अब बोल दे कि आप ना 80% लोगों का नाम बताओ। पॉसिबल है 8 लाख लोगों का नाम बताना, हम नहीं बता सकते भाई, है ना, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, है ना, कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में 80% लोग लिटरेट हैं, बस, ठीक है। हम सबके नाम नहीं बताएंगे, तो स्टेटिस्टिक्स में चीजों को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, कि अगर स्टैटिस्टिक्स में हमें यही वाली बात जो है ना इसके साथ लिंक होती है कि कोई भी स्टैटिस्टिक्स, जो भी स्टैटिस्टिक्स में जो डेटा दिया गया है उस डेटा का मतलब कि किसान जो भी मतलब कि अफेक्टेड चीजें हैं वो सब हमें बताई जाती हैं। जैसे कि अगर इन्फ्लेशन के बारे में अगर मान के चलिए कोई डेटा स्टैटिस्टिक्स में दिया गया है, तो इन्फ्लेशन का जो भी रीजन होगा, जो भी इसको अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, वो सब कुछ वहां पे हमें मिल जाती हैं स्टैटिस्टिक्स के रिपोर्ट में, ठीक है। जैसे कि लोगों का अगर इनकम बढ़ जाता है तो लोग डिमांड ज्यादा करने लगते हैं, ठीक है, तो इंक्रीज इन डिमांड, दिस इज द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया जाएगा कि जो भी सामान प्रोड्यूस हुआ था वो पहले ही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो गया था,
तो कंट्री में सामान की जो सप्लाई है वो कम है, तो मतलब कि रिडक्शन इन सप्लाई, दिस इज द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बातें आपको मतलब कि बता दी जाती हैं कि कॉजेज क्या हैं, किसी भी चीज कोई भी हैपनिंग हुई है अगर, तो उसके कॉजेज क्या हैं, ये भी स्टैटिस्टिक्स में बता दिया जाता है। फिर आता है रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स में जो भी डेटा दिया गया है वो एक्यूरेट है। अगर एक्यूरेट है तो वो कैसे एक्यूरेट है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, किस बेसिस पे कहा जा रहा है वो डेटा एक्यूरेट है, उसके रीजंस भी स्टैटिस्टिक्स में लिखे गए होते हैं। जैसे ऐसे समझिए कि अगर आपको बोला गया कि एक सोसाइटी में जाइए और वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा हुआ है, उसका रीजन पूछ करके आइए, तो आप वहां सोसाइटी में जाएंगे तो आप कुछ रीजनेबल क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, आप लोग कितने देर तक ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैफिक में अगर आप इनकेस फंसते हैं तो आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये रीजनेबल क्वेश्चन है। किसी भी मतलब कि जो भी पर्पज से आप गए थे कि पॉल्यूशन का पता करने के लिए कि पॉल्यूशन वहां पे है तो क्यों है, इस टारगेट को आप मतलब कि इसी चीज का डेटा पता करने के लिए करने के लिए गए थे, तो एक्यूरेट डेटा के लिए आपके पास रीजनेबल क्वेश्चन है ना। यही चीज अगले दिन न्यूज़पेपर में प्रिंट हो जाएगी। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो रीजनेबल एक्यूरेसी वाली जो डेटा है ना वो हमें देता है, ठीक है। फिर प्री डिटरमाइंड पर्पस, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में ना मतलब लिखा होता है कि वो किस पर्पज से डेटा जो है बनाया गया है, या वो जो डेटा पूछा जा रहा है, अगर मान के चलिए स्टैटिस्टिक्स में कुछ चीजें पूछी भी जाती हैं, तो अगर पूछी जा रही है तो उसका पर्पज क्या है। जैसे कि अगर कोई स्टैटिस्टिक्स बनाया मतलब कि रेडी किया जा रहा है सेंसस का, तो उसमें लिखा होगा कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो केवल सेंसस के लिए पूछा जा रहा है। उस पर अगर मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट का है तो सीधे सीधे लिखा होगा कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, उस पर लिखा होता है स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म पे, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड पर्पज होता है, ठीक है। फिर एस्टिमेटेड की मतलब कि पूरा एस्टिमेशन लिखा हो गया होता है, स्टैटिस्टिक्स का कोई भी रिपोर्ट होता है उस पर लिखा होता है कि इसमें कितने लोगों का ओपिनियन लिया गया है, कोई कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, किस जोन के लोग इन्वॉल्व हैं, किस फील्ड के लोग इन्वॉल्व हैं, किस सेक्टर के लोग इन्वॉल्व हैं, तो एस्टिमेशन उसमें दिया होता है। मतलब कि फील्ड किस जोन के लोग का मतलब होगा कि अगर कोई इलेक्शन हुआ है बिहार में तो बिहार के कितने मतलब कि बिहार के किस जोन के लोग इन्वॉल्व हैं, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, यूपी में हुआ है तो वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, मतलब इस तरीके से एस्टिमेशन उसमें दिया गया होता है कि कहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब कि कोई भी डेटा का तैयार किया गया कि आपने कितने लोग किसको वोट दिया, कोई भी पार्टी का नाम दे देंगे, तो अगर मान लीजिए डेटा पूरे उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कलेक्ट किया गया, तो ये 1 लाख लोगों से ओपिनियन लिया गया या फिर 50,000 लोगों से ओपिनियन लिया गया, तो एस्टिमेशन बताई जाएगी कि स्टैटिस्टिक्स जो तैयार किया गया उसमें कितने लोगों का ओपिनियन लिया गया था, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इंपॉर्टेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स से हमें क्या हेल्प मिल जाती है, तो देखिए क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन उससे हमें हेल्प मिलती है। जैसे अभी हमने बात किया कि अगर एक सोसाइटी के 10 लाख लोग हैं, उसमें से अगर लिटरेट लोग 80% है तो 8 लाख लोगों का हम नाम नहीं लिखते हैं, हम क्या करते हैं क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन डाल देते हैं, मतलब 80% नंबर्स में क्वांटिटी में लिख देते हैं। फिर इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन। तो स्टैटिस्टिक्स जो है ना वो इंटरसेक्टोरल कंपैरिजन हमें बताता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलिए एक सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी इन द सेंस कि अगर कोई दो दो चीज ले लेते हैं, एक रूरल ले लेते हैं, ठीक है, और एक मान लीजिए यहाँ पे अर्बन ले लेते हैं। अब हम रूरल का तैयार कर लेते हैं कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, वैसे ही हम अर्बन का तैयार कर लेते हैं कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो हमें ना सेक्टर का पता चल गया कि मतलब कि किस सेक्टर में, रूरल सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, और इधर मतलब कि अर्बन सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, तो इसे बोलते हैं सेक्टरल, इंटर सेक्टरल, ठीक है। अब है इंटर टेम्पोरल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमने एक डेटा तैयार किया, ठीक है, इस डेटा में हमें पहले देखा 1947 हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ था, तो 1970 से 80 तक एक हमने डेटा तैयार किया कितने लोग एम्प्लॉयड थे, ठीक है। और उसी उसके बाद हमने मान लीजिए 2022 तक का हमने डेटा एक तैयार किया कि अभी के समय में कितने परसेंट लोग हमारी पॉपुलेशन के एम्प्लॉयड हैं। तो हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई उसके स्टार्टिंग के 30 ईयर्स में एम्प्लॉयमेंट रेट क्या था और 22 तक आते आते अभी एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इंटर टेम्पोरल। कहने का मतलब ये हुआ अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर का कंपेरिजन कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटर सेक्टोरल। लेकिन आप किसी टाइम पीरियड का अगर कंपेरिजन करेंगे 10 साल पहले कितना था, 20 साल पहले कितना था, अभी कितना है, तो दिस इज द टाइम पीरियड, ठीक है। लेकिन हम ये बात करें कि रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, मेन कितने हैं, वुमेन कितने हैं, प्राइमरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना, कोई भी चीज, जैसे प्राइमरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, ये सेकेंडरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, इस कंपेरिजन को बोलते हैं इंटर सेक्टोरल। सेक्टर का जब कंपेरिजन होगा तो इंटर सेक्टोरल और टाइम पीरियड होगा तो इंटर टेम्पोरल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्किंग आउट।
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कहने का मतलब ये क्यों मतलब कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए स्टैटिस्टिक्स में अगर हमें ना ये जानना है कि कोई गवर्नमेंट ने ना कोई प्लान बनाया, ठीक है, उस प्लान का कितने लोगों को बेनिफिट मिला, वो हम स्टैटिस्टिक्स से हम जान जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई प्लान बनाया गवर्नमेंट ने बट उसका बेनिफिट लोगों को नहीं मिला, अब उसका हमें रीजन जानना है, वो भी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हमें पता चल जाता है, दैट इज कॉजेस, ठीक है। तो वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कि किसी भी प्लान का, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी का कॉज जानने के लिए, इफेक्ट जानने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स हमें देखना पड़ता है कि कितने लोगों ने अपना ओपिनियन में यस कहा, कितने लोगों ने नो कहा, ठीक है। अब एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड इकोनॉमिक मॉडल, अगर आपको कोई भी कल को इकोनॉमिक थ्योरी बनानी है या कोई भी कल को कोई इकोनॉमिक मॉडल कंट्री के लिए बनाना है, कि हम जैसे इकोनॉमिक मॉडल हो गया कि जैसे हम कंट्री में पॉवर्टी को कम कैसे करेंगे, आपको इसका कोई मॉडल बनाना है तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंट्री में कितने लोग मतलब कि पॉवर्टी लाइन में हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तब आप कोई इकोनॉमिक मॉडल बना पाएंगे कंट्री के लिए। मॉडल बनाने का मतलब कोई प्रोग्राम बना पाएंगे, कुछ ऐसा स्कीम लाएंगे जिससे कि लोग एम्प्लॉयड हो पाए, है ना। या फिर अगर आपको कोई इकोनॉमिक थ्योरी बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें स्टैटिस्टिक्स जरूरी होता है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फोरकास्टिंग में होता है बेसिकली, फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लोगों को बताना, ठीक है, फोरकास्ट करना, ठीक है। तो ये फोरकास्टिंग जो है वो सोशल मीडिया से भी होती है, प्रिंट मीडिया से भी होती है, बुक के थ्रू भी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स होगी तभी तो आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन आप बता पाएंगे। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में भी स्टैटिस्टिक्स जो है हमारी हेल्प करता है। फिर आता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। अगर हमारे मतलब कि कंट्री में अगर पॉलिसी बनानी है ऑफिसर्स को, तो उसके लिए भी स्टैटिस्टिक्स उनके पास होना जरूरी है कि किसी सोसाइटी में कितने लोग रहते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उन वहाँ के लोगों का इनकम लेवल क्या है, इससे भी वो उनको पॉलिसी बनाने में हेल्प मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक्स अगर मान लीजिए अगर हम उसी पे डिपेंडेंट हो जाए तो हमारी लॉस क्या क्या होंगे। तो बात यह है कि स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट सॉल्विंग, इसमें न्यूमेरिकल वाली चीजें होती हैं, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, बहुत सारे इसमें नंबर्स होते हैं, तो उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ एग्रीगेट सॉल्विंग, हमें ना मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट के बारे में उसके एग्रीगेट का ही हमें पता होता है, ठीक है। अब वो एग्रीगेट सही है या गलत है वो भी हमें पता नहीं होता, ठीक है। एग्रीगेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर आप सर्वे करने गए थे, उस सर्वे में जो क्वेश्चन है या फिर कितने लोग इन्वॉल्व थे, या क्वेश्चन का मतलब कि नेचर क्या था, बस यही सारी चीजें बताई गई होंगी, ठीक है। अब वहां पे लोगों ने सच बोला या झूठ बोला वो भी हमें पता नहीं चलेगा, तो रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, है ना। क्योंकि आप मान के चलिए आप सर्वे कर रहे हैं, टेलीफोनिक सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, आपने फोन पे पूछा कि आपके यहाँ कितनी गाड़ियां हैं, उस आदमी ने बोला कि हमारे पास 10 गाड़ियां हैं, अब पता चले उसके पास कोई गाड़ी नहीं हो, तो स्टैटिस्टिक्स में तो मतलब कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है ना। फिर विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अब देखो इसमें क्या होता है ना, स्टैटिस्टिक्स में एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर एक आदमी है, ठीक है, उसकी इनकम पहले साल में थी 10 लाख, अगले साल में हो गई 20 लाख, उसके अगले साल में हो गई 30 लाख, तो एवरेज इनकम कितना बना, एवरेज इनकम बना 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अब एक दूसरा आदमी है, उसकी इनकम पहले साल में थी 30, अगले साल में 30 लाख, पहले सेकंड में हो गई 20 लाख, नेक्स्ट में हो गई 10 लाख, ठीक है, थर्ड ईयर में, तो उसका एवरेज भी बना 20 लाख। दोनों में 20 लाख, बट एक में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में क्या हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो ऐसे में रेफरेंस देना जरूरी होता है। तो अगर किसी कोई डेटा है हमारे पास लिखा हुआ कि एवरेज इनकम किसी सोसाइटी के 20 लाख रुपए है, ठीक है, तो हम वो डेटा हमारी अच्छे से हेल्प नहीं कर पाया ना, हमें तो पता ही नहीं चला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में 20 लाख हो रहा है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में 20 लाख हो रहा है, पता ही नहीं चलेगा। तो विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वेस्ट है, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट है कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स, ठीक है। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो ग्राफ की स्टडी करते हैं, ग्राफ को समझते हैं, वो लोग ही समझ पाएंगे कि स्टैटिस्टिक्स में हमारे लिए जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो सही हैं कि गलत हैं, क्या है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स में जो ये लिमिटेशन हो जाती है, सभी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, प्रोन टू मिस यूज, इसका मिस यूज भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गए हमारे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लिमिटेशंस पे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंस पे एंड फीचर्स पे, ठीक है। और क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं पहले, उसके आंसर सीबीएसई ने क्या दिया था, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने अभी बस सिर्फ चैप्टर 1 को समझा है, ठीक है। आगे की वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो अब तक पूछे गए हैं एग्जाम में, वो सब हम देखेंगे। कोई भी डाउट होता है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो आगे इकोनॉमिक्स में है, वो आप कमेंट कर सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सकेगी उस पर वीडियो हम बना करके आप उस डाउट को कम्प्लीटली
क्लियर कर देंगे। ठीक है, हमारे और भी चैनल है, एग्जाम हॉल साइबर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर साइबर अगर आप कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सीखना चाहते हैं, एग्जाम हॉल पीसीएस में आप पीसीएस से रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ाई जाती हैं। इसमें करंट अफेयर्स वगैरह, जैसे क्लैट का एग्जाम है आपका या फिर सीयूटी का एग्जाम है, तो उसके लिए इसमें क्लासेस चलती हैं। मैथ थोड़ा मैथ के लिए है, और एग्जाम हॉल जिस पर अभी आप ये लाइव देख रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। आप प्लीज कमेंट जरूर करना आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका सजेशन का, उस पर हम जरूर काम करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।